स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द इंडिया को एज ए ब्रिजिंग पावर है उसके रूप से बताया गया है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा। आप देखिए कि रायसीना जो डायलॉग है उसके डिस्कशन के दौरान में उनके द्वारा ये जो स्टेटमेंट है उसको इश्यू किया गया कि इंडिया एज ए ब्रिजिंग पावर है उसके रूप से वर्क करता है। प्रेजेंट समय में जो ग्लोबल ऑर्डर है उसके अंदर में जो डिफरेंट डिफरेंट मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे इंडिया के द्वारा एज ए ब्रिजिंग पावर है उसके रूप से वर्क किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इंडिया एज ए ब्रिजिंग पावर के रूप से वर्क करता है, इस स्टेटमेंट को आप यूज कर सकते हो। अगर आपके पास में PSIR ऑप्शनल है तो अपना ऑप्शनल का जो आंसर राइटिंग है उसके अंदर भी इस स्टेटमेंट को आपके द्वारा यूज किया जा सकता है। इसके अलावा आप देखिए कि जो GS पेपर सेकंड है मेंस का उसके अंदर भी आपके द्वारा इस स्टेटमेंट है उसको यूज किया जा सकता है कि इंडिया एज ए ब्रिजिंग पावर है उसके रूप से वर्क करता है। वर्ल्ड के जो डिफरेंट डिफरेंट मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे या प्रेजेंट समय का जो ग्लोबल ऑर्डर है उसके अंदर में इंडिया एज ए ब्रिजिंग पावर के रूप से देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि इस डिस्कशन के दौरान में काफ़ी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में डिस्कस किया गया है। यहाँ पे डिस्कस किया गया कि जब कोविड-19 का जब आउटब्रेक हुआ था तो कोविड-19 के आउटब्रेक के समय में इंडिया के द्वारा जो फार्मास्यूटिकल्स हैं उनको सप्लाई किया गया था वर्ल्ड के जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं उनको उस समय में। तो आप देखिए कि इंडिया को एज ए ग्लोबल पावर के रूप से या ब्रिजिंग पावर के रूप से आपको देखने के लिए मिलता है कि कोई भी क्राइसिस का सिचुएशन हो, सभी कंट्रीज जिनका नीड है उनको यहाँ पे जो सप्लाई है वो इनके द्वारा किया जाता है ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर में। कोविड-19 का ही जो लेटर फेज है उसके अंदर में आप देखिए कि जब वैक्सीन का जब डेवलपमेंट हुआ तो इंडिया के द्वारा जो कोविड-19 का वैक्सीन के परस्पेक्टिव से जो वैक्सीन मैत्री का जो कॉन्सेप्ट है, वैक्सीन डिप्लोमेसी का जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू में आप देखिए कि 150 के आसपास कंट्रीज है जिनको यहाँ पे वैक्सीन का जो सप्लाई है वो इंडिया के द्वारा किया गया था। तो एज ए ग्लोबल लीडर के रूप से या एज ए वासुदेव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट है कि कंप्लीट अर्थ ही हमारा फैमिली है, उसी के रिगार्डिंग में इंडिया के द्वारा सभी को जो सपोर्ट है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था वैक्सीन का जो सप्लाई है उसके परस्पेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं उनका अगर वॉइस को रेज करना हो वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में तो वो भी इंडिया के द्वारा किया गया है। ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं उनको यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है वो भी प्रोवाइड किया गया। जब इंडिया के अंदर में G20 का जो मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज हुआ था तो उस समय में इंडिया के द्वारा आप देखिए कि जो अफ्रीकन कंट्रीज है उनका एक यूनियन है जिसको कि हम अफ्रीकन यूनियन के रूप से जानते हैं। तो अफ्रीकन यूनियन को एज ए मेंबर के रूप से ऐड किया गया था G20 की मीटिंग के दौरान में इंडिया के द्वारा ही उसको प्रपोज किया गया कि अफ्रीकन यूनियन को ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं उनको यहाँ पे ऐड किया जाए इंडिया के द्वारा एज ए उनका जो वॉइस है उसको रेज किया जा सके, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको वर्ल्ड के जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है उनके ऊपर में रेज किया जा सके। इसके अलावा आप देखिए कि वर्ल्ड के जो ऑर्डर के जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके रिफॉर्म के बारे में भी इंडिया के द्वारा डिस्कस किया गया है। UNSC के परस्पेक्टिव से जो रिफॉर्म का जो डिस्कशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में, जिसके रिगार्डिंग में एक G4 नाम का जो ग्रुप है वो इंडिया का ही लीडरशिप के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो प्रेजेंट ग्लोबल ऑर्डर है उसके अंदर में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रिफॉर्म का जरूरत है। तो इंडिया के द्वारा UNSC का जो रिफॉर्म है उसके बारे में भी कहा गया है। विश्वमित्रा का जो वर्ड है वो यूज किया गया हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उनके द्वारा कि इंडिया एज ए विश्वमित्रा के रूप से वर्क करता है कि कंप्लीट जो वर्ल्ड है उसका एक फैमिली के रूप से देखता है। आप देखिए कि G20 का जब मीटिंग इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ था तो उस समय में हमारे यहाँ पे जो थीम रखा गया था कि वन 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 अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। वासुदेव कुटुंबकम या विश्वमित्रा का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया के द्वारा प्रपोज किया गया। स्टूडेंट्स, इसके अलावा आप देखिए कि कोई भी कंट्री यहाँ पे क्राइसिस के अंदर में हो उस समय भी इंडिया के द्वारा ही उसको जो सपोर्ट है ह्यूमैनिटेरियन एड है उसको सप्लाई किया गया है। आप देखिए कि लास्ट ईयर टर्की के अंदर अर्थक्वेक का जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिला था तो इंडिया के द्वारा जो ऑपरेशन दोस्त है उसको लॉन्च किया गया और ह्यूमैनिटेरियन जो सप्लाई है उसको किया गया टर्की के अंदर भी और आप देखिए कि सीरिया के अंदर भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, म्यांमार के साथ में हमारे जो मालदीव के साथ में हमारे जो प्रेजेंट रिलेशंस हैं एक बैड फेज के अंदर में है। बट आप देखिए कि मालदीव के अंदर जब वाटर का जब क्राइसिस हुआ था वहाँ पे जो वाटर को ट्रीट करने वाला जो प्लांट है उसका फेलियर हुआ था तो इंडिया के द्वारा जो सबसे पहले जो वाटर का जो सप्लाई है वो इंडिया के द्वारा ही किया गया था।
आप देखिए कि मालदीव के अंदर में जब कूप का सिचुएशन क्रिएट हुआ 1988 के समय में, जिसको कि ऑपरेशन कैक्टस के थ्रू इंडिया के द्वारा ही उसको काउंटर किया गया था और वहाँ की कूप का सिचुएशन है उसको रोका गया इंडिया के द्वारा 1988 के समय में। तो इंडिया हमेशा से एज ए ब्रिजिंग पावर है उसके रूप से वर्क करता है, चाहे उसके नाइबर कंट्रीज हो या किसी दूर के जो कंट्रीज है उनको यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म्स है वो प्रोवाइड किया जाता है, उनकी जो वॉइस है उसको रेज किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें तो ग्लोबल ऑर्डर के अंदर में जो पीस है उसका मेंटेनेंस हो सके उसी की रिगार्डिंग में इंडिया के द्वारा अपना जो डिफेंस फोर्सेज है उसका भी डिप्लॉयमेंट किया जाता है यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज के रूप से। आप देखिए कि यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज को हम ब्लू हेलमेट की वजह से जानते हैं, उनका जो ड्रेसिंग के अंदर में जो ब्लू हेलमेट उनके द्वारा यूज किया जाता है तो उसकी वजह से हम ब्लू हेलमेट्स की वजह से उनको जाना करते हैं। आपको यहाँ पे रायसीना डायलॉग के बारे में पता होना चाहिए। रायसीना की वो हिल्स हैं जहाँ पे इंडिया का जो पावर हाउस है, इंडिया की जो पॉलिसीज जहाँ से डिसाइड होती हैं वो सिचुएटेड है, हमारा जो प्रेसिडेंट हाउस। इसके अलावा देखिए कि नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक है, हमारा पीएमओ है, ये रायसीना का जो हिली एरिया है वहीं पे ही सिचुएटेड है दिल्ली के अंदर में। ये बेसिकली अरावली का एक्सटेंशन आपको देखने के लिए मिलता है, रायसीना हिल्स तक जो अरावली है उसका एक्सटेंशन आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि दिल्ली से फिर हरिद्वार तक जो अरावली का जो माउंटेन्स है वो आपको अंडर अर्थ उनका जो डेवलपमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। रायसीना डायलॉग को 2016 के समय स्टार्ट किया गया था। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, इसके अलावा जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उनका भी सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलता है रायसीना जो डायलॉग है उसके यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो सेंग्रीला डायलॉग है जिसको ऑर्गेनाइज किया जाता था, तो आप देखिए कि उसी से इंस्पायर होते हुए इंडिया के द्वारा जो रायसीना डायलॉग है उसको स्टार्ट किया गया, जिससे कि यहाँ पे जो ग्लोबल ऑर्डर है, फॉरेन पॉलिसी है, उसका जो डिस्कशन है उसको कैरी आउट किया जा सके। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इंडिया एज ए ब्रिजिंग पावर के रूप से वर्क करता है। अलग अलग जो एरियाज हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर के फॉर्मर गवर्नर हैं, उनके जो बेसिकली यहाँ पे जो प्लेसेज हैं जहाँ पे सर्च है उसको कैरी आउट किया गया है सीबीआई के द्वारा। सीबीआई का आपको इस्टेब्लिशमेंट के बारे में पता होना चाहिए। आप देखिए कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय में काफ़ी सारे जो करप्शन के जो केसेज हैं वो सामने आए थे। तो उस समय में एक एक्ट है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था, जिसको कि हम दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के रूप से जानते हैं, 1946 का है। स्टूडेंट्स इसी एक्ट के थ्रू में सीबीआई है उसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था 1962 के समय में। आप देखिए कि 1962 के समय में करप्शन के रिगार्डिंग में एक संथानम कमेटी है वो आपको देखने के लिए मिलती है। संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद में सीबीआई है उसको इम्प्लीमेंट किया गया, उसको यहाँ पे एग्जिस्ट किया गया। आप देखिए कि सीबीआई के द्वारा जो स्टेट्स हैं वहाँ पे जो सर्च है उसको अगर आपको कैरी आउट करना है तो दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट का जो सेक्शन 6 है, सेक्शन 6 के थ्रू यहाँ पे जनरल कंसेंट है उसका रिक्वायरमेंट होता है। काफ़ी सारी जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज है उनके द्वारा सीबीआई को जो जनरल कंसेंट है वो नहीं दिया जा सकता है, नहीं दिया जाता है पॉलिटिकल पर्पज की वजह से, या सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज किया जाता है। ऐसे काफ़ी सारे जो कंसर्न्स है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के जो स्टेट रूलिंग एरियाज है वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, फॉर्मर जो गवर्नर हैं जम्मू एंड कश्मीर के, उनके यहाँ पे जो सर्च है उसको कैरी आउट किया गया है। तो आप देखिए कि उनके रिगार्डिंग में जो चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, उनके करप्शन के रिगार्डिंग में इनके द्वारा जो प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में भी काफ़ी सारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो दिए गए थे पिछले कुछ दिनों के अंदर में। इसके अलावा आप देखिए कि जो कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है उसके रिगार्डिंग में उसमें करप्शन के जो इश्यूज हैं उनके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कैरी आउट किया गया है सीबीआई के द्वारा। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए कि यूनियन टेरिटरी है क्या, वहाँ पे भी जनरल कंसेंट का रिक्वायरमेंट है, सीबीआई को नहीं है वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के पर्सपेक्टिव से या सर्च के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि किसी हाई कोर्ट के द्वारा, किसी स्टेट का हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कह दिया गया है कि यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन है सीबीआई के द्वारा किया जाएगा, तो सीबीआई के द्वारा वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन है उसको किया जा सकता है विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ जनरल कंसेंट का जो रिक्वायरमेंट है उसी के बिना यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन है वो हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में है, तो काफ़ी बार हमने रीड किया है दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इनका जो सम्मन है उसको यहाँ पे स्किप किया गया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसका अर्लियर नेम एनफोर्समेंट यूनिट हुआ करता था, 1957 के समय इसको इस्टेब्लिश किया गया। आप देखिए कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आपको ये देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट जो फेमा है फॉरेन एक्सचेंज का जो मैनेजमेंट एक्ट है उसको यहाँ पे डील किया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग को इनके द्वारा डील किया जाता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक फोटो है उसको यहाँ पे शो किया गया है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर में जो पुलिस कांस्टेबल का जो रिक्रूटमेंट है उसके बारे में बताया गया है कि काफ़ी सारे जो लोग हैं अपना एक एज ए होप के रूप से कि उनको जो गवर्नमेंट जॉब है एग्जामिनेशन के अंदर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। और इतना जो हार्डशिप आप देखिए कि टू मच जो ट्रैवल है वो भी काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड है, तो इतना जो हार्डशिप है उनके द्वारा कैरी आउट किया गया है एज ए होप के परस्पेक्टिव से। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये शो करता है कि आपको कितना ज़्यादा हार्डवर्क है वो कैरी आउट करना है। आज फ्राइडे का न्यूज़पेपर है तो इस तरीके से एक रिपोर्ट है उसको कैरी आउट किया जाता है जो पिछले वीक के अंदर में न्यूज़ के अंदर रहा हो। तो उत्तर प्रदेश के अंदर में इस तरीके का कोई इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिला था कि काफ़ी सारे लोग हैं जो एग्जामिनेशन के लिए जा रहे थे यूपी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है उसके परस्पेक्टिव से। स्टूडेंट्स यूपीएससी के अंदर भी जो कंपटीशन है वो इंक्रीज हुआ है, स्पेशली जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है। आप देखिए यूपीएससी के द्वारा जो तो पेपर ही ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो टफ पेपर है वो बनाया गया है। तो आपको इस साइकिल से अगर निकलना है तो काफ़ी अच्छा हार्डवर्क आपको करना होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको हार्डवर्क करना होगा, पढ़ाई काफ़ी अच्छी करनी होगी, जो भी यहाँ पे टेक्निक्स है उनको आपको यूज़ करना होगा, चाहे टेस्ट पेपर्स को एनालाइज करना हो, टेस्ट पेपर को इम्प्लीमेंट करना हो, बार बार रिविजन करना हो। और अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर के अंदर में एक डिसिप्लिन है उसको भी शो कीजिए, कंसिस्टेंसी को भी शो कीजिए, कंटिन्यूस हार्डवर्क कीजिए। जो यहाँ पे रेगुलर स्टूडेंट है जो हमेशा रेगुलरिटी के अंदर में हार्डवर्क करता है तो उसको सक्सेस ज़रूर से मिलती है स्टूडेंट, चाहे 1 अटैम्प्ट के अंदर मिले या 2 या 3 अटैम्प्ट के अंदर में मिले। तो आप देखिए कि उसको सक्सेस ज़रूर से मिलेगी। जो भी मिस्टेक्स हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए और अच्छे से अपना जो हार्डवर्क है उसको कंडक्ट आपको कैरी आउट करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्यूनिया वोम डिजीज़ के बारे में है। आप देखिए कि 1960s के समय इनका जो पीक है, इनका आउटब्रेक है वो आपको देखने के लिए मिलता है। पर प्रेजेंट समय में इनके जो नंबर ऑफ टोटल एक्टिव केसेज हैं वो लेस देन 20 के आसपास टोटल नंबर ऑफ एक्टिव केसेज है। तो इसको जल्दी इरेडिकेट कर लिया जाएगा, ये WHO के द्वारा बताया गया है। आप देखिए कि इसका जो आउटब्रेक के समय में जो कंटामिनेटेड वाटर है उसका अगर कंज्यूम कर दिया गया किसी पर्सन के द्वारा, वहाँ पे अपना जो यहाँ पे जो इन्फेक्टेड उनका जो लेग है, इन्फेक्टेड जो फुट है उसको अगर वहाँ पे वाटर के अंदर कर दिया जाता है तो इसका जो आउटब्रेक है वो जो नंबर हैं वो इंक्रीज होते हैं। तो इरेडिकेट किया जाएगा आने वाले समय में। ग्यूनिया वोम डिजीज है उनके बारे में मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसके बारे में शेयर किया है, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है। वहाँ पे रेगुलर जो न्यूज़ है वो वहाँ पे शेयर की जाती हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक और पॉइंट के बारे में डिस्कस किया गया है कि जो हमारा स्मॉल पॉक्स है, जैसे स्मॉल पॉक्स को हमने इरेडिकेट किया है, तो ये क्वेश्चन भी हमने टेलीग्राम चैनल के ऊपर कुछ दिन पहले पूछा था आपसे, कल या परसों के दिन में, कि कौन सा ऐसा डिजीज है जिसको कम्प्लीटली इरेडिकेट है वो कर दिया गया है। तो आप देखिए कि स्मॉल पॉक्स है उसको हमने इरेडिकेट है वो कर दिया गया है। पोलियो भी यहाँ पे बेसिकली इरेडिकेशन के ही फेज के अंदर में है, बट कम्प्लीटली जो इरेडिकेशन है वो पोलियो का नहीं हो सका है प्रेजेंट समय में। और जल्द ही यहाँ पे जो ग्यूनिया वोम डिजीज है उसको इरेडिकेट कर दिया जाएगा, जो कि कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू इसका जो आपको आउटब्रेक है वो आपको मैक्सिमम देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हेल्थ केयर एक्टिविस्ट के बारे में है। आप देखिए कि एक्रीडेशन जो सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है हमारे ग्रास रूट लेवल के ऊपर हेल्थ केयर के रिगार्डिंग में इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं जिनको कि हम 3A के रूप से जानते हैं। 3A के अंदर में कौन कौन है स्टूडेंट्स? आशा वर्कर्स हैं, ANM हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं। जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर में हमारे पिलर हैं हेल्थ सेक्टर का, आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और हमारे जो ANM वर्कर्स हैं। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। आशा वर्कर्स के द्वारा प्रोटेस्ट को कैरी आउट किया गया है, उनको काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर में जो कम पेमेंट है वो दिया जाता है। आशा वर्कर्स हैं, ANM हैं और हमारे यहाँ पे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आप देखिए उनका द्वारा स्ट्राइक को कंडक्ट किया गया है कि हमको जल्द ही अच्छे से जो पेमेंट है उसको रेज किया जा सके, जो अंडर पेमेंट है उसको इंक्रीज किया जा सके आशा वर्कर्स के द्वारा। अभी बजट के दौरान भी इनको यहाँ पे जो बेसिकली हेल्थ केयर के अंदर में शामिल करने के बारे में बात किया गया था कि आशा वर्कर्स को भी यहाँ पे और ANM वर्कर्स को भी जो हेल्थ केयर है उसके अंदर में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पेस सेक्टर के परस्पेक्टिव से है, तो स्टूडेंट्स स्पेस सेक्टर के अंदर 100% जो FDI है उसको अलाउ किया गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। उसी के इस न्यू फ्रंटियर के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया। क्या डिस्कस किया गया है? आप देखिए कि स्पेस के अंदर में जो एक्सप्लोरेशन है, जो यहाँ पे रिसर्च है वो इंक्रीज हुए हैं समय समय पे। बट अगर हम प्राइवेट सेक्टर के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो प्राइवेट सेक्टर के पर्सपेक्टिव से इंडिया के अंदर तो इंक्रीज आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे कि 2020 के समय एक नया इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया के द्वारा क्रिएट किया गया था जिसको कि हम इन स्पेस के रूप से जानते हैं। और आप देखिए कि 2020 के ही समय में इंडियन स्पेस जो पॉलिसी का जो गाइडलाइंस है उनको भी इशू किया गया।
इन स्पेस नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन नेशनल जो स्पेस का जो प्रमोशन ऑथराइजेशन जो सेंटर है इन स्पेस है, उसको बेसिकली इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। और आप देखिए कि जो टेली कम्युनिकेशन एक्ट है 1885 का, उसको भी यहाँ पे रिपील करते हुए नया जो कानून है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आया, जिसके थ्रू यहाँ पे सैटेलाइट जो ब्रॉडबैंड सर्विस है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट है वो किया जा सकता है। रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट के द्वारा 100% जो एफडीआई है उसको अलाउ किया गया है। एफडीआई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर में है। सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में जो 74% आपको यहाँ पे एफडीआई है वो देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि लॉन्च व्हीकल्स का जो एरिया है वहाँ पे 49% जो लॉन्च व्हीकल्स का जो एरिया है वहाँ पे जो 49% एफडीआई है उसका एरिया रखा गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पे वर्ल्ड के जो अलग अलग कंट्रीज है उसके साथ में कंपेयर किया गया कि चाइना के द्वारा जो प्राइवेट सेक्टर है उसको नहीं अलाउ किया गया है। यूएस के द्वारा भी जो मेन डोमेन है उसके अंदर में प्राइवेट सेक्टर्स का जो एक्सप्लोरेशन है उसको नहीं अलाउ किया गया है। तो इंडिया का जो एफडीआई है उसको यहाँ पे एक बार कंसर्न करना चाहिए, उसको यहाँ पे रेगुलेट करने का जो ज़रूरत है उसके बारे में कहा गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यूएस यूके और इंडिया की जो टाइज है उनके बारे में है, तो यहाँ पे कहा गया है कि प्रेजेंट जो ग्लोबल ऑर्डर के बारे में अगर हम डिस्कस करें, चाहे यहाँ पे ब्लैक सी का एरिया हो, चाहे यहाँ पे रेड सी का एरिया हो, ब्लैक सी का एरिया हो, रेड सी का एरिया हो या साउथ चाइना सी का एरिया हो, हर एक जगह जो कन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिला है। आप देखिए कि रेड सी के पर्सपेक्टिव से कहा गया कि यूके और यूएस के द्वारा जो ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन है उसको लॉन्च किया गया है यूएस एंड यूके के द्वारा, जिससे कि जो कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, जो कॉमर्शियल जो ट्रेड का जो सप्लाई है उसको सिक्योर किया जा सके। यूएस एंड यूके के द्वारा जो ऑपरेशन है, यूएस एंड यूके के द्वारा जो ऑपरेशन है जिसको लॉन्च किया गया उसका क्या नाम है स्टूडेंट? ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन है, जिसका मेन वर्क क्या है? ट्रेड को सिक्योर करना, सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को सिक्योर करना। तो उसी के पर्सपेक्टिव से कहा गया है कि इंडिया और यूके को भी अपना जो पार्टनरशिप है उसको यहाँ पे स्ट्रेटजिक वे में स्ट्रेंथन करने का जरूरत है, जिससे कि यहाँ पे अलग अलग एरियाज है जहाँ पे कोऑपरेशन है वो इंडिया और यूके का देखने के लिए मिले। डिफेंस पार्टनरशिप के बारे में बात किया गया कि डिफेंस के अंदर हमारा पार्टनरशिप है जिसके अंदर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है जिसको इम्प्लीमेंट किया गया है रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के रूप से। बोथ कंट्रीज जब वो वर्क करते हैं तो ये बेसिकली इस तरीके से कुछ एरियाज है, डिफेंस कोऑपरेशन है, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है, उनके बारे में डिस्कस किया गया है। यूएस एंड यूके का जो रेड सी के परस्पेक्टिव से जो एरिया है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो कोऑपरेशन का जो ऑपरेशन है जिसको कि ऑपरेशन हम प्रोस्पेरिटी गार्डियन के रूप से जानते हैं। रसिया के अंदर में जो डिसेंट के रिगार्डिंग में या अपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनके बारे में कहा गया है कि आर्कटिक का जो रीजन है उसके अंदर में एक रिसेंटली जो अपोजिशन के लीडर थे जिनके द्वारा रशियन अथॉरिटीज़ को अपोज किया गया था, उनका डेथ हुआ था, उसकी वजह से वो न्यूज़ के अंदर में थे। तो आप देखिए कि शो करता है कि रशिया के अंदर जो डिसेंट का जो सिचुएशन है वो किस तरीके से डिटेरियोरेटिंग कंडीशन के अंदर है। 2015 के अंदर भी जो लीडर थे उनका भी इसी तरीके से जो डेथ है वो देखने के लिए मिलता है। अग्निवीर स्कीम के बारे में है कि गवर्नमेंट के द्वारा 2022 के समय जो अग्निवीर स्कीम है उसको प्रपोज किया गया था। काफ़ी सारे जो वेटरन्स हैं उनके द्वारा नाम नमक और निशान का जो कॉन्सेप्ट जो आर्मी के अंदर या डिफेंस फोर्सेज के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, उसी के रिगार्डिंग में इसको जो रिजेक्ट है वो किया गया। अग्निवीर का मेन प्रोस्पेक्टस ये है कि शॉर्ट सर्विस के अंदर में जो मैन पावर जो मॉड्यूल है उसको इम्प्लीमेंट करना है। 75% जो रिक्रूटेड पर्सन है उनको 4 ईयर के रिगार्डिंग में रिक्रूट करता है। 25% को आप देखिए कि उनका जो टेन्योर है वो एक्सटेंडेड टेन्योर आपको देखने के लिए मिलेगा, उनको कंटिन्यूस जो सर्विस है उसके लिए अलाउ किया जाएगा। वेटरन्स के द्वारा इसको बेसिकली यहाँ पे रिजेक्ट किया गया था, तो उसी को यहाँ पे दोबारा से कंफर्म करने का ज़रूरत है, दोबारा से कंसिडर करने का ज़रूरत है। अग्निवीर के पर्सपेक्टिव से उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ईयू की जो स्पेशली जो जर्मनी की काफ़ी सारी कंपनीज हैं उनके द्वारा कंसर्न्स रेज किया गया कि चाइना के अंदर से जो भी प्रोडक्ट हम यहाँ पे इम्पोर्ट करते हैं वो चाइना के प्रोडक्ट के अंदर में जो फोर्स लेबर है वो देखने के लिए मिलती है। स्पेशली यहाँ पे उइगुर मुस्लिम्स हैं जो जिनजियांग प्रोविंस के अंदर में पाए जाते हैं, उनके बारे में यहाँ पे कहा गया है कि जिनजियांग प्रोविंस के अंदर जो उइगुर मुस्लिम्स हैं उनके रिगार्डिंग में जो फोर्स लेबर है उसको कंडक्ट किया जाता है। आप देखिए अर्लियर फेज के अंदर में जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसका जो एप्पल कंपनी है उसके द्वारा भी अपना जो इम्पोर्ट है उसको बैन किया गया था फोर्स लेबर का जो एक्टिविटीज़ है उनके रिगार्डिंग में। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा भी फोर्स लेबर है उसको बैन किया गया है अलग अलग कन्वेंशन के थ्रू में कि यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट का जो डेवलपमेंट है जो WTO के थ्रू में या ILO के थ्रू में ना देखने के लिए मिले। वर्कर्स का कंडीशन के रिगार्डिंग में फोर्स लेबर नहीं होना चाहिए और वर्ल्ड ट्रेड के अंदर में उस यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसको नहीं ट्रेड करना है जिसके अंदर फोर्स लेबर का जो एक्टिविटी है वो देखने के लिए मिला हो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के दौरान में या मैन्युफैक्चरिंग के दौरान में।
तो उसी के रिगार्डिंग में जो जिंजियांग प्रोविंस के अंदर जो विगोर मुस्लिम्स रहा करते हैं उसके रिगार्डिंग में जो इश्यूज है उनको रेज किया गया है वोल्क्सवैगन नाम का जो कंपनी है जर्मनी का उनके द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरपोल के जो नोटिस हैं उनके बारे में यहाँ पे कहा गया है, तो आप देखिए कि 1923 के समय में जो इंटरपोल है जिसको कि हम इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के रूप से जानते हैं, इंटरपोल का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है 195 जो कंट्रीज हैं इसके जो मेंबर कंट्रीज के रूप में हैं। इनके द्वारा अलग अलग जो नोटिस है उनको इश्यू किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट कलर के अंदर में। आप देखिए कि रेड के अंदर में अगर नोटिस इशू किया गया है मींस कोई वांटेड पर्सन है, वांटेड पर्सन के रिगार्डिंग में नोटिस इशू किया गया है। ब्लू के पर्सपेक्टिव से अगर यहाँ पे डिस्कस किया गया है तो आप देखिए कि अनआइडेंटिफाइड जो पर्सन है उनके रिगार्डिंग में है। मिसिंग पर्सन के रिगार्डिंग में आपको येलो के अंदर में देखने के लिए मिलता है, और ग्रीन के अंदर ग्रीन कलर के अंदर में जो नोटिस है वो बेसिकली वार्निंग के पर्सपेक्टिव से हमारे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर हैं नीरव मोदी, उनके रिगार्डिंग में इंटरपोल का जो नोटिस है उसको 2018 के समय में इशू किया गया था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेड जो एरिया है उसके बारे में डिस्कस किया गया है इंटरपोल के पर्सपेक्टिव से। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है स्टूडेंट्स, आप देखिए कि फ्रांस के अंदर में लियोन नाम का एक शहर है, वहाँ पे आपका इसका हेडक्वार्टर है वो देखने के लिए मिलता है। ग्रीस के जो पीएम है इंडिया की विजिट के लिए आए थे, यहाँ पे अल्बेनियन कैपिटल के अंदर इंडिया का जो डिप्लोमेटिक मिशन है उसको ओपन किया जाए ऐसा कहा गया है। रायसीना डायलॉग के ही डिस्कशन के दौरान में अल्बेनिया के जो यहाँ पे एम्बेसडर है उनके द्वारा। तो आप देखिए कि ग्रीस का ही जो नॉर्दर्न पार्ट है, ग्रीस का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे अल्बेनिया है वो सिचुएटेड है ग्रीस के नॉर्दर्न एरिया के अंदर में। और आप देखिए कि अल्बेनिया बेसिकली यहाँ पे एज ए क्रॉस रोड के रूप से इस्टेब्लिश है जिसके द्वारा यूरोपियन यूनियन एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड का जो ग्लोबल ऑर्डर है उसके साथ में जो कनेक्टिविटी है उसको इस्टेब्लिश किया जाता है। यूरोपियन जो डेलीगेशन है उनके द्वारा कहा गया है कि इंडिया को यहाँ पे यूक्रेन वॉर है उसके अंदर में पार्टिसिपेट करना चाहिए। आने वाले समय में जो पीस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होने वाली है स्विट्जरलैंड के अंदर में, उस पीस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी इंडिया को यहाँ पे जो पार्टिसिपेट है वो यहाँ पे कैरी आउट करने का ज़रूरत है। स्विट्जरलैंड के अंदर में जो पीस है उसको इस्टेब्लिश किया जा सके यूक्रेन और रशिया का जो कन्फ्लिक्ट है उस एरिया के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया। आप देखिए कि उनके द्वारा जो एलिवेटेड जो ब्रिज है उनको अलाउ किया गया है, स्पेशली आसाम के अंदर में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के द्वारा। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है उसको किसके द्वारा हेड किया जाता है ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, क्या पीएम के द्वारा हेड किया जाता है या मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के द्वारा हेड किया जाता है उसके बारे में। तो दीपोर बेल का जो एरिया है जो कि एक रामसर साइट है, फ्रेश वाटर लेक है जो आसाम के अंदर में आपको सिचुएटेड है। आसाम का क्या एकमात्र रामसर साइट है दीपोर बेल। और इंडिया के अंदर में जो टोटल रामसर साइट है स्टूडेंट प्रेजेंट समय में उनका जो नंबर है वो आपको 80 देखने के लिए मिलता है, पहले 75 हुआ करता था। तो आप देखिए कि जो दीपोर बेल है वहाँ पे भी एक एलिवेटेड ब्रिज है उसको बनाया जाएगा। इसके अलावा काजीरंगा के एरिया के अंदर में जैसे कि जो जो वाइल्ड लाइफ का जो कम्युनिटी है, वाइल्ड लाइफ के जो स्पीसीज हैं उनको कोई भी जो प्रॉब्लम है वो ना देखने के लिए मिले। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो ट्विटर है उनके द्वारा कहा गया कि जो गवर्नमेंट्स के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स को जो ब्लॉक करने का जो उनको डायरेक्शन दिया गया है तो उनके द्वारा उन्हीं ऑर्डर्स को कंपाइल करते हुए उन्हीं ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करते हुए यहाँ पे जो अकाउंट्स हैं उनको विद होल्ड किया गया है, उनका जो बेसिकली कुछ दिनों के लिए उनको ब्लॉक है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे बेसिकली आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा जिस तरीके से अकाउंट्स को यहाँ पे कहा गया है तो उसी के रिगार्डिंग में अपोजिशन के द्वारा कहा गया है कि बेसिकली जो सप्रेस किया गया है वॉइस को। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे वेनेजुएला के पर्सपेक्टिव से है। वेनेजुएला के अंदर में जो कोल माइंस इलीगल जो माइनिंग है वो कोलैप्स होने की वजह से कुछ लोगों का डेथ हुआ है। यूएस के द्वारा होती रिबेलियंस के अगेंस्ट में जो सेल्फ डिफेंस की जो स्ट्राइक है उसको कंडक्ट करवाया जाएगा यूएस के द्वारा। पाकिस्तान के अंदर भी आप देखिए कि जो ट्विटर अकाउंट्स है जो एक्स है जो प्रेजेंट समय में जिसका जो नेम है वो एक्स है उसके एक्टिविस्ट के जो अकाउंट्स है उनको ब्लॉक किया गया है कुछ दिनों के लिए। जो शटडाउन है वो भी आपको पाकिस्तान के अंदर देखने के लिए मिला है। और रसिया के जो यहाँ पे डिसेंट वाले जो पर्सन है जिनको कि हम अलेक्सी नवेल्नी के रूप से जानते हैं उनकी मदर के द्वारा भी कुछ स्टेटमेंट दिया गया। आप देखिए कि उनकी जो वाइफ है जो उनकी विडो है उनके द्वारा भी कहा गया कि आने वाले समय में जो करप्शन का जो वॉइस है उसके रिगार्डिंग में वॉइस उनके द्वारा रेस की जाएगी आने वाले समय के अंदर में। इसराइल के द्वारा यहाँ पे जो इसराइल के द्वारा स्ट्राइक किया गया है गाजा का जो रफा बॉर्डर है उस एरिया के अंदर में। और आप देखिए कि सीज फायर का जो डिस्कशन है वो इजिप्ट के अंदर में प्रेजेंट समय में चल रहा है जिससे कि सीज फायर को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा सके। रशिया का जो वॉर का जो सिचुएशन है उसके बारे में यूएन के द्वारा डिस्कशन किया गया है कि रशिया यूक्रेन के जो वॉर की वजह से
ह्यूमन राइट को काफ़ी ज़्यादा जो लॉस है, जो कॉस्ट है, वो चुकाया गया है ह्यूमनिटी के द्वारा रशिया और यूक्रेन के इस वॉर की सिचुएशन की वजह से। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिला हो उसको नोट डाउन कीजिए, होमवर्क को कंप्लीट कीजिए, नोट्स को बनाइए। और अगर आपको ये हमारा डिस्कशन सही लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। आप बेसिकली हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।